roll. हाँ जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ से एमीटर कपल्ड करंट मिरर यानी कि चैप्टर 4 का आगाज़ करने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे बेसिक बीजीटी एम्पलीफायर का नाम इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट ही हमें पता चलता है कि एक एमीटर कपल्ड करंट मिरर है। क्योंकि स्टूडेंट्स देखो इसमें जो कपल चीज़ है वो एमीटर साइड है। देखो कपल का मतलब होता है जुड़ना। यहाँ पे ये देखो ये बीजीटी लगा हुआ है, एक ये बीजीटी लगा हुआ है, इसकी ऊपर वाली साइड कलेक्टर है, ये इस साइड वाली बेस है, ये वाली साइड नीचे वाली एमीटर है। तो दोनों तरफ दोनों का एमीटर कपल करके जोड़ के उन्होंने ग्राउंड किया हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड एमीटर कपल्ड करंट मिरर। जबकि आपकी किताब में लिखा हुआ था बेसिक बीजीटी करंट मिरर, लेकिन आगे जाके वो भी प्रेजेंट तो कर ही देते हैं कि ये एमीटर कपल्ड है, लेकिन बच्चे को पता होना चाहिए, शुरू में ही उसे बताया जाना चाहिए। तो मैंने अभी इसकी कोई चीज़ यहाँ पे देखिए आपके सामने सब कुछ करूंगा, ठीक है, कोई चीज़ भी मैंने मेंशन नहीं अभी की। ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है, बैटरी एक साइड पे ही होती है सिर्फ। देखो स्टूडेंट्स आगे एक रजिस्टर लगाया गया। अब अक्सर बच्चों के जहन में ये भी क्वेश्चन आता है कि ये रजिस्टर लगाया ही क्यों जाता, डायरेक्ट ये कनेक्ट क्यों नहीं करता। ये पता क्यों नहीं डायरेक्ट कनेक्ट करते, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बैटरी को डायरेक्ट कनेक्ट करवा देना अपने एम्पलीफायर के साथ तो कहने के जलने का खतरा होता है, बैटरी जो है ना जल जाती होती है। अक्सर आप कभी करके देखिएगा लैब्स में, कोई एलईडी लेके ना उसको अटैच करवा के देखिएगा डायरेक्ट बगैर रजिस्टर के, तो ये रजिस्टर इस वजह से लगाया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स अब जरा आपने मेरी बात गौर से सुननी है। ऊपर से जो करंट आएगी वीसीसी में से डिलीवर होती हुई वो इस Q1 के किस साइड पे एंटर करेगी, कैपेसिटर की कलेक्टर की साइड पे। तो वैसे तो इस करंट का नाम हम रखेंगे IR1 क्योंकि ये R1 में से गुजर रही है, तो IR1 इसके लिए थोड़ा ना नाम ऐसे कहने के जस्टिफाइड होगा। अब आगे आ जाओ, आगे की जो बात मैं करने वाला हूँ वो जरा गौर से सुनने वाली है। देखो अब जब ये करंट इस नोड पे पहुंचेगी इस वायर में से होती हुई, ठीक है, मेन ये मैंने आपको एरो यहाँ पे लगा के दिखाया, लेकिन ये इस वायर में फ्लो कर रही है। तो जब ये यहाँ पे आएगी उसको देखने को मिलेंगे दो रास्ते। वो कहेगी अब मैंने इधर भी जाना है इधर भी जाना है। वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। एक हिस्सा उसका नीचे की तरफ चला जाएगा जिसे हम कहते हैं कलेक्टर करंट, और इसे IC1 कहा जाएगा। पता है क्यों मैं इसे IC1 कह रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे दो बीजीटी है तो दो कलेक्टर करंट्स होंगी, एक IC1 दूसरी IC2। तो इस वजह से हमें यहाँ पे ये IC के साथ 1 लिखना पड़ता है। अब करंट मिरर स्टूडेंट्स आपने कभी अपनी आईने में शक्ल देखी है, डायरेक्ट वो रिफ्लेक्शन देती है ना, मतलब कि आपको अपना ही चेहरा दिखाती है। ऐसे ही इसको करंट मिरर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि Q1 का डायरेक्ट जो Q2 नजर आ रहा है ना, ये ऐसी है स्टूडेंट्स, ये Q1 मतलब कि मैं हूं, मैं आईने के सामने खड़ा हूं और मुझे Q2 में मतलब कि आईने के अंदर अपना चेहरा नजर आ रहा है, ये डायरेक्ट उसका रिफ्लेक्शन होता है। तो देखो यहाँ पे आकर करंट दो हिस्सों में तकसीम हुई, कुछ ना कुछ करंट तो यहाँ पे भी गई होगी। फॉर एग्जांपल मैं उस करंट का नाम रख लेता हूँ I1, ठीक है। अब जब वो यहाँ पे करंट पहुंचती है तो देखो इसको यहाँ ये क्या है, ये बेस का टर्मिनल है, ठीक है, मैं मेंशन भी करता हूँ, बेस कलेक्टर एंड दिस इज एमीटर। ये भी आपके ना वहाँ पे किताब में कमी है चीज़ की, ये भी पता होना चाहिए बच्चों को, ये कलेक्टर है ये एमीटर है, ठीक है। अब देखो जब बेस पे आएगी तो दो हिस्सों में डिवाइड होगी क्योंकि फिर से उसको दो टर्मिनल देखने को मिल रहे हैं, एक इस तरफ उसको जाने का रास्ता मिल रहा है, एक इस तरफ। तो देखो स्टूडेंट्स जो अपना Q2 है ना उसकी तरफ बेस करंट जाएगी और इस तरफ भी बेस करंट जाएगी, लेकिन फर्क होगा बेस करंट के नाम में क्या फर्क होगा जी, ये होगी हमारी IB1 करंट, ये होगी हमारी IB2 करंट। समझे हो मेरी बात को कि नहीं, मुझे उम्मीद आप समझे होगे क्योंकि मैं इतना जस्टिफाइड करके बता रहा हूँ, आपको समझ जाना चाहिए। अब देखो स्टूडेंट्स इतना करने के बाद जी अब आपने ना यहाँ पे वोल्टेजेस मेंशन करने हैं। देखो ये जो अपने आपको पता है हम कलेक्टर और एमीटर के सेंटर में वोल्टेजेस लेते होते हैं जिनका नाम होता है VCE वोल्टेज, क्योंकि इनके अंदर डिफरेंस क्रिएट होता है जिसको हम VCE कहते हैं। तो ये 1 वाली साइड है तो उसको बोलेंगे VCE1, वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, वो करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद देखो बेस और एमीटर के सेंटर में भी कुछ वोल्टेज होते हैं जिनका नाम हम क्या रखते होते हैं जी, VBE। तो देखो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही मेंशन करूँ क्योंकि ये ना ऐसे में अगर मेंशन करूँ ना ऐसे टेढ़ा करके तो आपको सही नजर नहीं आएगा। तो ये VBE1 है, ठीक है। आगे आ जाओ इस तरफ यहाँ पे भी बेस एमीटर वोल्टेज मेंशन नहीं है, इनको भी मेंशन करना। देखो ये बेस इस साइड से एरो भी बता रहा है, देखो एरो बाहर की साइड है, मैंने तो आपको बताया था एरो के लिहाज से आपने ना इनके साइन रखने होते हैं। एरो कहाँ से शुरू हो रहा है, वहाँ पे पॉजिटिव साइन, और जहाँ पे खत्म हो रहा है वहाँ पे नेगेटिव साइन। तो नीचे की तरफ खत्म हो रहा है तो नीचे नेगेटिव साइन, ये आगे VBE2, ठीक है। अब सारी गेम चलेगी, टेंशन नहीं लेनी, मजा आएगा अब आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स VBE और VBE2 की हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी अपने चैप्टर 2 के अंदर, चैप्टर 2 तो नहीं था शायद, चैप्टर 1 का B पार्ट था बिल्कुल। VBE1 के लिए हमने इक्वेशन पढ़ी थी, VBE1 इज इक्वल टू थर्मल वोल्टेज जो कि हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, log ऑफ IC और IS। यही क्वेश्चन थी ना कि कलेक्टर करंट और सैचुरेशन करंट। लेकिन देखो अभी बात हो रही है VBE1 की, तो कलेक्टर करंट IC1 हो जाएगी और सैचुरेशन करंट IS1 हो जाएगी। सॉरी सैचुरेशन करंट नहीं, ये सोर्स करंट है, सोर्स करंट है। तो चलो अभी आपको इतनी समझ आ गई। दूसरे नंबर पे देखो अगर मैं VBE2 के लिए लिखना चाहूँ तो वो क्या लिखूंगा, VBE2 इज इक्वल टू थर्मल वोल्टेज log ऑफ IC2 और IS2, ठीक है। अभी इसके ऊपर कोई जहन सिर खपाने की जरूरत नहीं है, ये दो इक्वेशन कह लो बस जनरली बताई हैं, इनको याद नहीं अभी करना, ये आपकी किसी काम की नहीं है अभी, ठीक है। इनको याद नहीं करना, ये ना हो कि जहन की मेमोरी लॉस कर दो। आगे आ जाओ, अब हम लगाएंगे अपना KCL करंट डिवीजन रूल इस नोड के ऊपर। ये देखो ये नोड आपने देखना स्टूडेंट, सबसे पहले चलो इस नोड की बात करते हैं, ये बेस वाले नोड की। अगर स्टूडेंट इसके ऊपर मैं KCL लगाऊं तो क्या होगा जी, देखो आपको पता है KCL का मतलब होता है द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट्स। फॉर एग्जांपल ये मेरा नोड 2 है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अप्लाई KCL एट नोड 2। देखो एंटरिंग करंट कौन सी है, I1 है, बाकी दो करंट लीव कर रही है, तो ये आ जाएगा बराबर I1 इज इक्वल टू IB1 प्लस IB2, ठीक है। और एक और चीज आप सबको पता है, हमने पढ़ा था कि जो हमारा कलेक्टर करंट और बेस करंट होता है वो बराबर होता है बीटा के। ये चीज आपने स्टडी की हुई है ना, कलेक्टर करंट और बेस करंट इज इक्वल टू बीटा, ये मैंने आपको स्टडी करवाया था चैप्टर 2 के अंदर। तो इसी तरह से IC1 IB1 बराबर होगा बीटा के, IC2 IB2 बराबर होगा बीटा के। तो आप क्या करोगे जी, आपने रिप्लेसमेंट कर देनी है यहाँ से कि
आपने IB को रिप्लेस कर देना है IC1 और बीटा से, ठीक है। अभी इक्वेशन आई नहीं है वो जहाँ पे रिप्लेसमेंट करनी है, लेकिन आप कर दो। देखो यहाँ पे मैं रिप्लेसमेंट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले नंबर पे आ जाएगा IC1 ओवर बीटा और दूसरे नंबर पे आ जाएगा IC2 ओवर बीटा, ठीक है। ये आ गई। अब जी आगे चलते हैं। ये देखो, इसको मैं कहता हूँ नोड 1, ये जो कलेक्टर वाला नोड है। अप्लाई KCL एट नोड 1। यहाँ पे एंट्रिंग करंट कौन सी है, IR1। स्टूडेंट्स इतना बड़ा ये जो मोल है ना, ये सारा आपको समझाने के लिए है, इसको सिर पे सवार नहीं कर लेना, ये काफ़ी इजी है, ठीक है। ये आपने याद नहीं करना, ये सिर पे सवार करने वाली बात भी कोनी है। अब देखो ये VCE2 की तरफ से ना ICE2 आती है, ठीक है। यहाँ से करंट आ रही होती है IC2, ये याद रखिएगा बस। अब देखो यहाँ पे पता क्या है, यहाँ पे लगने लगा अपना क्या नाम है, KCL। क्योंकि स्टूडेंट अगर आपको एक चीज़ की पीछे की कहानी पता होगी ना तो आप उसको कर पाओगे, अदरवाइज डायरेक्ट फार्मूले याद करवाने बैठ जाऊंगा मैं तो आप नहीं कर पाओगे। देखो IR1 करंट इसमें एंटर कर रही है, बाकी दो लिविंग करंट है, एक I1 एक IC1, तो IC1 प्लस I1, ठीक है जी। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। तो अब देखो अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, IR1 इज इक्वल टू IC1 तो है, लेकिन I1 की जगह क्या आ जाएगा अपना, देखो IC1 ओवर बीटा प्लस IC2 ओवर बीटा, ठीक है जी। ये वैल्यूज आ गई। और दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स एक और चीज़ है कि जो अपने पास कलेक्टर करंट होती है ना, जैसा कि मैंने आपको बोला ये रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन मतलब कि आपको आईने में अपनी ही जैसे शेप नजर आ रही हो, तो ये कलेक्टर करंट IC1 जो होती है ना, ये IC2 के बराबर होती है। तो लिहाजा हम पता क्या यहाँ पे आपने ये मेंशन करना कि IC1 बराबर है IC2 के, आपने लास्ट फार्मूला याद करना है। पता क्या, जितना मेरा लेक्चर ले रहे हो ना, इसे बस समझो कि आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ। जो आपने फार्मूले याद करने हुए उन पे मैं आपको ना निशानदेही करके बताऊंगा, ये आपने याद करना है, ये वाला याद करना और ये वाला याद करना है, ठीक है। तो अभी बस आपको बता रहा हूँ कैसे आप ये चीजें याद रख सकते हो। अब देखो स्टूडेंट्स, IR1 तो इधर ही है 20 साइड पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, चलो एक चीज़ पुट कर देते हैं, IC1 रख लेते हैं सबको, IC1 ओवर बीटा प्लस IC1 ओवर बीटा, ठीक है। अब इनमें से देखो IC1 कॉमन आ रहा है ओवरऑल में से, तो मैं IC1 कॉमन निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पे 1 और इस साइड पे 1 ओवर बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। तो अगर इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो देखो 1 प्लस 1 ये बन जाएगा 1 प्लस 2 ओवर बीटा। तो IR1 बराबर आ जाएगा IC1 इंटू 1 प्लस 2 ओवर बीटा। दिस इज योर फार्मूला जो आपने याद करना है। अब अक्सर आपसे कलेक्टर करंट के बारे में, देखो आपके पास क्वेश्चन पता क्या आएगा, क्वेश्चन में ये आएगा कि आप हमें कलेक्टर करंट्स मालूम करके दें या कोई और चीज होगी। तो आपने बस एक करंट मालूम करनी है IC1, आपने लिखना है IC1 जो कि बराबर है IC2 के। और यहाँ पे ये भी चीज मेंशन थी कि IC2 आउटपुट करंट भी होती है, I0 होती है। तो लिहाजा आप ये भी लिखोगे साथ में कि IC2 जो कि बराबर है I0 के, उसका फार्मूला है जी हमारे पास, देखो IR1 के बटे में ये उठ के चीज चली जाएगी। तो ये फार्मूला जो आपने याद करना है, ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की। 1 प्लस 2 ओवर बीटा, दिस इज योर फार्मूला। तो इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, एक ये फार्मूला है। आगे आ जाओ। अभी तक आपको देखो मैंने याद करने के लिए बस एक फार्मूला बताया, साथ में लिख भी दिया है। तो इतने लंबे लंबे लेक्चर देते हैं उस्ताद, तो यार जब आपको मैथ ब्रांड इतना लंबा लेक्चर दे के भी कुछ फार्मूलाज याद करने के लिए बता रहा है, तो यार कोशिश करो, हमारे साथ प्यार दिखाओ, हमें सब्सक्राइब करो। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने वाली बात ये है, देखो IC1 आपने मालूम कर ली, जिससे IC2 क्या I0 क्या सब कुछ मालूम हो गया, इनमें तीनों करंट्स मालूम हो गई। और स्टूडेंट इसके बाद जो फार्मूला आपने याद करना होता है वो बहुत इजी है, देखो काफी इजी है। अब रेजिस्टेंसेस पे फार्मूले चले जाते हैं, करंट्स आपने मालूम कर ली, रेजिस्टेंसेस का चक्कर भी कभी कभार आ जाता है। वो क्या, देखो स्टूडेंट्स कभी कभार हमें ये नहीं पता होता कि जो बैटरी हमने अपने सर्किट को लगानी है उसको सेफ रखने के लिए, मतलब वो जले ना, उसके लिए हमें कितनी रेजिस्टेंस की जरूरत होगी। एक रेजिस्टर कौन सी, मतलब कि कितने किलो ओहम का रेजिस्टर में लगाऊं, कितने ओहम का लगाऊं, ये मुझे जानने के लिए ना एनालिसिस करना पड़ता है। कभी कभार ऐसा भी होता है, ये जो आप सारा काम करते हो ना, ये लैब में वर्क जो करते हो ना, हम तो आपको पता ही है पाकिस्तानी बंदे हैं, डायरेक्ट काम कर देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक इंजीनियर को एनालिसिस के बाद जाके काम करना चाहिए। तो R1 को कहने कभी कभार निकालना का पड़ जाता है। तो देखो अगर यहाँ पे मैं लगाऊं अपना क्या नाम है उसको क्या कहते हैं यार, KVL, हाँ। तो यहाँ से अगर मैं चलना स्टार्ट करता हूँ तो आपको पता है जो सप्लाइड वोल्टेज होते हैं उनके ऊपर माइनस का साइन पहले होता है। यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया तो देखो सबसे पहले मुझे माइनस का साइन पेश आया, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया KVL अप्लाई हो गया, माइनस VCC। आगे देखो इसके वोल्टेज अब मुझे लिखना है, क्योंकि KVL का मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसका क्या होगा जी, देखो ये रेजिस्टर में से जब करंट गुजरेगी तो इसके अंदर वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे, जिसका फार्मूला बनेगा IR1 इंटू R1, यानी कि करंट इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज। पता है ना, यही फार्मूला होता है ना, तो आ जाएगा IR1 इंटू R1। उसके बाद जी देखो अब यहाँ पे आपके जहन में क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, तो यहाँ पे आपने ये करना, देखो यहाँ पे ना कंडीशन होती है स्टूडेंट्स कि आपने ना ये वाले वोल्टेजेस में से नहीं गुजरना होता VCE1 में, डायरेक्ट VBE1 में से गुजर के आप ना यहाँ पे ग्राउंड पे पहुंच सकते हो, ठीक है। क्योंकि इस वायर में से मैं होके जाऊँ ना, ये देखो आपके पास अब दो रास्ते आ जाते हैं, या तो इस वायर में से गुजरे, इसमें आ जाता है अपना एम्पलीफायर, हम एम्पलीफायर के रास्ते में से नहीं गुजरते, हम इस रास्ते में से होकर गुजरते हैं और VBE1 वोल्टेज जो है उनमें से गुजर के डायरेक्ट ग्राउंड में चले जाते हैं। ये चक्कर होता है, क्योंकि एक करंट जब भी फ्लो करता है तो उसका मेन पॉइंट होता है बैटरी में से निकल कर डायरेक्ट ग्राउंड में जाना, न्यूट्रल पॉइंट तक पहुंचना। तो ये अपनी करंट का रूल होता है। तो पता होगा क्या होगा, अब ये करंट जो है यहाँ से निकलती हुई यहाँ पे आएगी, इसमें से गुजरेगी और प्लस के पोल में एंटर करेगी और डायरेक्ट फिर ग्राउंड में चलेगा। ये मतलब कि लिखा जाएगा प्लस VBE1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि KVL अप्लाई हो गया पूरी वायर पे।
इज इक्वल टू 0। अब आपने IR1 करंट R1 रेजिस्टेंस मालूम करनी है, तो देखो IR1 और R1 इधर ही रह गया और बाकी दोनों दूसरी जानिब चले गए। VCC माइनस VBE1 फार्मूला बन गया, ठीक है। और फिर R1 हमने निकालनी है, तो हमारे पास R1 का फार्मूला आ गया VCC माइनस VBE1 और R1। क्योंकि स्टूडेंट्स ये आपके न्यूमेरिकल में फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, इस वजह से मैं ये चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आपने एक ये भी फार्मूला याद करना। चलो मैंने लिख दिया, जो मैंने फार्मूले याद करने के लिए बोला उनके साथ मैं यहाँ पे ये हेडिंग दे रहा हूँ, ये याद करना और ये याद करना। आगे तीसरा फार्मूला था, फिर रेजिस्टेंसेस क्लियर नहीं हुई। तीसरा स्टूडेंट्स कभी कभार पता क्या होता है, करंट मिरर से जो आउटपुट हमें मिल रही होती है, हमने उसको फाइंड आउट करने के लिए लोड रेजिस्टर लगाना होता है आउटपुट वोल्टेजेस के लिए, तो उसको हम R0 से प्रेजेंट करते हैं उस रेजिस्टर को। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जो बराबर होता है VA और IC2। अब ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि VA वोल्टेज तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये गिवन हो गया आपको ऑटोमेटिकली, और IC2 मुझे कैसे पता चली कि IC2 ही करंट होगी, क्योंकि देखो ये आउटपुट साइड है, यहाँ पे आउटपुट हम यहाँ पे लोड अटैच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फ्लो करने वाली करंट का नाम है IC2, जिसे I0 भी कहा जा सकता है, तो इस वजह से इसके बटे में आया IC2, ठीक है। तो ये फार्मूला VA और IC2। उसके बाद स्टूडेंट्स अब ये आपकी कहानी डन होगी। 3 फार्मूले अभी तक देखो आपको याद करने पड़े हैं। आगे चौथा जो कि काफ़ी अच्छा फार्मूला और आपने याद भी करना, काफ़ी इजीली आपको इंशाल्लाह हो जाएगा। वो फार्मूला होता है करंट की रेशियोज, और IC2 और IC1 विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस VCE। देखो यहाँ पे 2 है ना, तो VCE2 और VA और 1 प्लस VCE1 और VA। अब ये सारा जो है ना, ये चैप्टर 2 में आपको करवाया जाता है प्रूफ के तौर पे, ये मैंने करवाया भी था। अब जिन बच्चों को याद है अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसको याद कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। देखो IC2 ऊपर है तो VCE2 ऊपर है, क्योंकि IC2 जो होती है ना करंट, वो VCE2 में से निकलती है, और जो IC1 है देखो नीचे है तो VCE1 नीचे है। अदरवाइज ये वैसे फार्मूले हैं, क्योंकि IC2 का अलग से फार्मूला बनाया गया था 1 प्लस VCE2 और VA, और IC1 का अलग से, ठीक है, ये चक्कर है। तो एक ये आपने याद कर लेना जी। उसके बाद कभी कभार सिस्टमैटिक एरर भी आ जाता होता है, ये आपके क्वेश्चन के हिस्से हैं जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाना है, इसी वजह से ये करवा रहा हूँ, तो ध्यान से जरा समझ लीजिएगा, ये ना हो कि बाद में मुझे कहते रहो कि सारा आपने समझाया नहीं था। तो वो फार्मूला काफी इजी है जो आपका सिस्टमैटिक एरर का है। अभी यहीं पे आपको बता दे तो 5वां फार्मूला है। सिस्टमैटिक एरर को एप्सिलॉन से प्रेजेंट किया जाता है, जो इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। इसका फार्मूला काफी इजी है। देखो स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला होता है VCE2 माइनस VCE1। यहाँ पे कलेक्टर एमीटर वोल्टेजेस की एक तो डिफरेंस क्रिएट हो जाती है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन क्या नाम है कॉमन एमीटर वोल्टेजेस, और हमारे पास रेजिस्टेंस क्या नाम है सॉरी वोल्टेजेस आ जाते हैं VA, और इनमें से माइनस किया जाता है 2 ओवर बीटा को, ठीक है, 2 ओवर बीटा। तो एक तो ये आपने फार्मूला याद करना है। देखो इसी के थ्रू यार आप याद कर सकते हो, दिमाग लगाओ, काफी इजी है, रट्टा मारना, इसका रट्टा ही मारना। अब यहाँ पे तो आप रट्टा मारोगे, क्योंकि अदरवाइज इतना लंबा इसका प्रोसीजर है इसको समझाने के पीछे, अगर मैं ये समझाने बैठ गया ना तो आपको यार मुश्किल होगी। मैं नहीं चाहता आपको ज्यादा यार खपाई में लगाऊं, ये आप वैसे याद कर लो। देखो यहाँ पे आपको ये याद होगा तो ये काफी इजी है, VCE2 माइनस VCE1 और VA, क्योंकि इसी इक्वेशन में हमें इन तीनों का आपस में रिलेशन पता चल जाता है। और -2 ओवर बीटा आप वैसे ही ऊपर याद कर चुके हो 2 ओवर बीटा की फॉर्म में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉसफेट पे, और आगे फिर बात करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स पे। तो अभी आप इजाजत दें मुझे, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।